दुनिया के मजदूरों एक हो। सर्वहारा वर्ग के पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। उनके पास जीतने के लिए पूरी दुनिया है। सारी दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और बुक कैफे के इस कार्यक्रम में आज 1 मई को यानी मजदूर दिवस के दिन मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की यह पुस्तक दरअसल कम्युनिस्टों का वह घोषणा पत्र है जिसके आधार पर पूरी दुनिया का मजदूर अधिकारों का नारा, सतत संघर्ष और कम्युनिस्ट पार्टियों की जो बुनियादी मान्यता है वह चलती है। यह पुस्तक दुनिया की सर्वाधिक प्रचारित और प्रचलित पढ़ी जाने वाली राजनीतिक पुस्तकों में से, राजनीतिक दस्तावेजों में से एक है। इसकी शुरुआत कब किस रूप में हुई उसके लिए आपको रूसी क्रांति से पहले के दिनों में जाना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स, जिन्हें मार्क्सवाद का जनक माना जाता है, कम्युनिस्ट आंदोलन का जनक माना जाता है, कार्ल मार्क्स जो है प्रमुख समाजशास्त्री, आर्थिक विचारक और दार्शनिक थे। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की और समाजवाद की नींव रखी, साम्यवाद की। फ्रेडरिक एंजल्स जो एक उद्योगपति थे और मार्क्स के बहुत करीबी दोस्त। माना यह जाता है कि अगर एंजल्स न होते तो मार्क्स को उनके सिद्धांतों, विचारों और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में वह प्रचार नहीं मिलता जो प्रचार उन्हें मिला है। दोनों ने मिलके न्याय और वर्ग संघर्ष की भावना को प्रचारित किया, प्रसारित किया। दरअसल ये जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वह 1848 में पहली बार लिखी गई और इसके बाद की पुस्तक दास कैपिटल है जो काफ़ी चर्चा में रही। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों के बारे में यह भ्रम होता है, लोग समझते हैं कि ये रूसी विचारक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों जर्मन दार्शनिक थे और जर्मनी में रहते थे और इसीलिए उनकी जो विचारधारा है वह जर्मनी में जो व्यवस्था थी, पूरे यूरोप में जो व्यवस्था थी उस पर आधारित। इस पुस्तक के दुनिया भर में जो संस्करण और प्रस्तावनाएं छपी, जब यह प्रकाशित हुई तो उन सब की प्रस्तावनाएं, जो खासकर विशेष प्रस्तावनाएं हैं, उनको जो 7 दुर्लभ प्रस्तावनाएं हैं उनको भी इस संस्करण में रखा गया है, जिनमें 1872 का जर्मन का जो संस्मरण है वह उसकी प्रस्तावना रखी गई है। 1882 में रूसी संस्करण की जो प्रस्तावना थी जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों ने लिखा था। फिर 1883 में जर्मन संस्करण है, उसकी प्रस्तावना भी इसके अंदर शामिल की गई है। उसके बाद अंग्रेजी संस्करण की भी प्रस्तावना है। दुनिया भर की तमाम भाषाओं में अब तक सर्वाधिक प्रचारित और अनुदित जो राजनीतिक दस्तावेज है उसमें इस पुस्तक को शुमार किया जाता है। इस पुस्तक की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र एक तरह से इसको हम कहते हैं। और यूरोप पर जब साम्यवाद का साया जब मंडरा रहा था और पुरानी सभी ताकतें उस को भगाने के लिए अग्रसर हो रही थी, जिनमें पोप, जार, मेटरनिख, गुइजोट, फ्रांसीसी कट्टरपंथी और जर्मन पुलिस शामिल थे, तब यह घोषणा पत्र सामने लाया गया। यह घोषणा पत्र यह मानता है कि दुनिया का जो समाज है, जो भी समाज है पूरी दुनिया में, वह दरअसल
वर्ग संघर्ष पर आधारित है। वर्ग संघर्ष क्या है? यानी हर समाज में स्वतंत्र व्यक्ति और आश्रित, कुलीन व्यक्ति और साधारण, जमींदार और कृषि मजदूर, दास, कामगारों का जो संघ प्रमुख है और कामगार, यानी उत्पीड़क और उत्पीड़ित, ये हमेशा समाज में रहे हैं और इनके बीच अपने हितों को लेकर संघर्ष होता रहता है, एक लड़ाई होती रहती है अधिकारों को लेकर। इतिहास का जो पूर्वकालीन युग है, जो पुराना युग है, जिसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, जो सामाजिक दर्जा था, जिसमें प्राचीन रोम में कुलीन, शूरवीर, प्लेबियन, आम लोग जो थे ये थे, तो मध्य युग में सामंत, जागीरदार, कामगार, संघ प्रमुख, कामगार और प्रशिक्षु थे, कृषिदास थे। इन सब के बीच एक श्रेणी थी और एक वर्गीकरण था और ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। अब यह घोषणा पत्र यह मानता है कि ये जो मध्य युग और प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी, यह आधुनिक युग में और भी ज़्यादा मजबूत होती गई, क्योंकि जब औद्योगिकरण हुआ और अमेरिका की जब खोज हुई, तो जो व्यापार वर्ग था, व्यापार जब बढ़ा तो उसने ईस्ट इंडियन और चीनी व्यापार, अमेरिका का उपनिवेशीकरण, उपनिवेशों में जो व्यापार था, परिवहन उद्योग, नौवहन उद्योग, इन सब ने एक अलग तरह से पूंजी का केंद्रीकरण किया और उस पूंजी के केंद्रीकरण को निर्धारित करने वाली शक्ति जो थी वह बाजार थी। यानी बाजार के प्रभाव में पूंजी जो है वह अमीर लोगों के पास आती गई, पूंजीपतियों के पास आती गई, उद्योगपतियों के पास आती गई और उन्होंने अपने को कुलीन बनाया और एक तरह से पूरी दुनिया में कामगार वर्ग को, जो अपने जीवन यापन के लिए मेहनत कर रहा था, श्रम कर रहा था, उत्पादन में मदद कर रहा था, उसको केवल जीवन यापन के लिए साधन और धन मिल रहा था, जबकि बड़ा वर्ग जो है वह पूंजी को एकत्रित कर रहा था और इन्होंने पूरी दुनिया के नगरों को, पूरी दुनिया की शासन व्यवस्थाओं को, यहाँ तक कि जनसंख्या को, उत्पादन के साधनों को, सबको जो है अपने प्रभाव में ले लिया और नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में एक आंदोलन की शुरुआत, नए सिरे से संगठित होने की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जिन पर काम करता है, मशीनरी है, उद्योग है, कृषि है, रसायन है, परिवहन है, रेलवे है, टेलीग्राफ है, महाद्वीप है, उन सब को कहा तो यह गया कि यह मनुष्यों के विकास के लिए, आम लोगों के विकास के लिए, लेकिन ये दरअसल अमीरों के, पूंजीपतियों के हित साधन है और उन्हीं के साम्राज्य को बनाए रखने का हथियार है। तो जो मजदूर वर्ग है वह सर्वहारा वर्ग है और जो पूंजीपति वर्ग है वह शासक वर्ग है और ये पूंजीपति वर्ग अपने पूंजी के विकास के लिए सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, क्योंकि जब तक मजदूर जीवित है, जब तक उसको काम मिल रहा है, तब तक उसको तनख्वाह मिल रही है, वह मजदूर अपने जीवन यापन के लिए अपने को टुकड़े टुकड़े में बेचता है, अपने श्रम का विभाजन करता है। इन सब के बीच एक मध्य वर्ग है, जो छोटा मध्य वर्ग है, जिसमें दुकानदार हैं, सेवानिवृत्त व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, किसान हैं। ये भी एक तरह से उसी पूंजीपति वर्ग के काम का, मतलब उनके शासन करने की जो शोषण शैली है उसका माध्यम। यह दरअसल घोषणा पत्र यह बताता है कि इन दोनों के बीच अपने एक के पास अपने अधिकार की मांग है, अपनी ज़रूरत है, अपनी भूख है, और दूसरी तरफ अमीर वर्ग जो है अपनी सुविधा, संसाधन, शक्ति को अर्जित करता रहता है, अपनी धन को बढ़ाता रहता है। इसलिए दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, अधिकार की लड़ाई चलती रहती है। कभी कभार मजदूर इस लड़ाई में जीत जाता है, लेकिन वह लगातार नहीं होता। क्यों? क्योंकि सत्ता पर उसका कोई अधिकार नहीं। इसीलिए, और पूंजीपति वर्ग के साथ सत्ता के संसाधन हमेशा रहते हैं, इसलिए निम्न मध्य वर्ग, छोटे निर्माता, दुकानदार, कारीगर, किसान, ये जो सर्वहारा वर्ग है उसका शोषण होता रहता है। जब ये अपने अधिकारों की मांग करता है तो पूंजीपति वर्ग यह कहता है कि ये खतरनाक वर्ग है, इसे दबाना चाहिए, इसे शोषित करना चाहिए।
लेकिन पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक साधन जिस तरह का हुआ है वह मजदूरों को, कामगारों को भी एकत्रित करता है। इसीलिए बहुत बार वे अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। यह पुस्तक दरअसल वर्ग संघर्ष की उस भूमिका को और उस भूमिका में अगले अध्यायों में सर्वहारा और कम्युनिस्टों के संबंध को देखती है और ये कहती है कि दरअसल सर्वहारा वर्ग की अगर कोई पार्टी है तो वह कम्युनिस्ट विचारधारा है, क्योंकि कम्युनिस्ट व्यवहारिक रूप से दुनिया भर की मजदूर पार्टियों के शक्तिशाली वर्ग का हिस्सा हैं और उनका तात्कालिक उद्देश्य यह है कि सर्वहारा मजबूत हो। साम्यवाद की जो उनकी विचारधारा है, संपत्ति का उन्मूलन है, करना नहीं बल्कि संपत्ति का बंटवारा है, और वह जो है वर्ग विरोध जो है वह किस तरह से पूंजीपतियों की व्यवस्था, उनकी पूंजी जो है सर्वहारा वर्ग के हित में आए, क्योंकि पूंजी व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सबकी है, क्योंकि सभी के श्रम से अर्जित हो रही है। यह एक व्यवस्था है। इनका कहना है कि जो कठोर परिश्रम है मजदूरों का, वह उन्हीं से अर्जित संपत्ति को जो शासक वर्ग है, बुर्जुआ समाज है, वह मानव श्रम और संचित श्रम को बढ़ाने का एकमात्र साधन जो है वह मानव श्रम है। इसलिए उसको निजी संपत्ति को खत्म होना चाहिए। अब यही बात आगे बढ़ती है और दुनिया की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें शिक्षा का क्या महत्व है, परिवार का क्या महत्व है, समाज का क्या महत्व है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग किस तरह से काम करते हैं, उनकी अपनी कार्य प्रणाली क्या है, मजदूरों का कोई देश नहीं है, यह देश की सीमाओं के विरुद्ध क्यों है, राष्ट्र की जब बात होती है तो किस तरह से राष्ट्र व्यवस्था भी जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण करता है या मुकाबला करता है, उन सब के पीछे भी पूंजी है। इसीलिए यह मानता है कि जो दुनिया का धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक, न्यायिक जो विचार है, चाहे वह धर्म है, चाहे नैतिक दर्शन है, राजनीति है, कानून है, वह लगातार जो है बुर्जुआ वर्ग के हाथों में है, पूंजीपति वर्ग के हाथों में। इसीलिए सामान्य रूप से जो काम करना चाहिए उनमें बहुत सारी चीज़ों का उन्मूलन बताता है, जिसमें भूमि का स्वामित्व है, क्रमिक आयकर है, उत्तराधिकार का अधिकार है, प्रवासियों विद्रोहियों की संपत्ति है, राज्य की पूंजी है, संचार परिवहन है। ये सब किस तरह से केंद्रीकृत हो रहे हैं और किस तरह से समाज को समाजवादी और साम्यवादी इतिहास बाद में आता है, इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हिस्सा है। जर्मन समाजवाद की बात करता है और फिर रूढ़िवादी या बुर्जुआ और समाजवाद कैसे आएगा उसकी बात करता है, और फिर यूटोपियन समाजवाद और साम्यवाद की बात होती है, और यहाँ से ये बात खत्म होती है और कम्युनिस्ट पार्टियों की क्या भूमिका है उस पर आता है, और अंततः यह कहता है कि हम सभी देशों की लोकतांत्रिक पार्टियों के एकीकरण और समझौते के लिए हर जगह जो है कम्युनिस्ट काम करते हैं, और उनकी जो क्रांति की, दुनिया के श्रमिकों द्वारा जो क्रांति की कल्पना है वह अंततः एक दिन पूंजीवाद को उखाड़ कर फेंकेगी, निजी स्वामित्व और नियंत्रण से पूंजी को हटाकर मुक्त समाज की स्थापना करेगी। और इसी के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र काम करते हैं। और जब तक दुनिया का जो वर्ग संघर्ष है, जब तक स्वतंत्र व्यक्ति और गुलाम, कुलीन और साधारण, स्वामी और भूदास, गिल्ड मास्टर और मजदूर रहेंगे, तब तक उत्पीड़ित और उत्पीड़ित रहेंगे और ये एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। अगर इन्हें समाप्त करना है तो पूंजी के केंद्रीकरण को विकेंद्रित करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा और पूंजी को समान लोगों के बीच, जो मजदूर हैं उनके बीच भी बांटना होगा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक का हिंदी अनुवाद जो है वह यामिनी राम पल्लीवार ने किया है। यह पुस्तक दुनिया के सर्वाधिक अनुदित और प्रसारित पुस्तकों में से एक है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस ने प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये। पेंगुइन स्वदेश के तहत यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक पर
1 मई के दिन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की यह चर्चा इसलिए हुई है कि अगर आप कम्युनिस्टों की विचारधारा को, साम्यवाद की विचारधारा को और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा लिखी इस पुस्तक के मर्म को समझना चाहते हैं तो इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।